हेलो गाइस, दिस इज़ मनीषी जांगड़ा एंड और हम कर रहे हैं जो बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको का जो पेपर 101 है वो हम कर रहे हैं। और मैंने इससे रिलेटेड 3 वीडियो पहले डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि तब जब आप वो वीडियो देख के आएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। बीच में से आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। ये मेरा 4th लेक्चर चल रहा है और इस लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। अब लिटरेचर को का जो रिलेशन है वो दिखा रखा है रियल लाइफ से, टेक्नोलॉजी से, इनकरेज क्रिएटिविटी। क्या क्या होता है लिटरेचर का मतलब रिलेशन। पहले तो रियल लाइफ से दिखाया गया। रियल लाइफ में हम क्या रिलेशन होता है लिटरेचर का। करेक्ट लिटरेरी थीम्स करेक्ट टू कंटेम्प्रेरी इशू हेल्पिंग स्टूडेंट मेक रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। क्या कह रहा है कि जो लिटरेरी थीम्स हैं और जो करेक्टर है उस टाइम के जिस टाइम पे वर्क लिखा गया है, इशू हेल्पिंग स्टूडेंट मेक, या वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें रेलिवेंट, सार्थक और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने में। अब आप सोच देख सकते हैं कि शेक्सपियर का जो क्या है, शेक्सपियर वाला जो प्ले है अगर उसको पढ़ेंगे स्टूडेंट तो उसको पढ़ के उनके दिमाग में आएगा कि शेक्सपियर ने अपनी एम्बिशन को हाई रखा, इसीलिए उसका डीके हुआ, इसीलिए उसका विनाश हुआ। तो हमें अपनी एम्बिशन को हाई नहीं रखना चाहिए। तो उसे एक मोरल जो क्या नाम है, उनका मोरल ठीक होगा, उसकी नैतिकता उनको नैतिक पाठ मिलेगा उससे, नैतिक लेसन सीखेंगे वो उससे। तो इस तरह से लिटरेचर हमारे रियल लाइफ से रिलेट हो सकता है, यानी कर सकते हैं। सॉरी, मतलब अब इफ़ेक्ट डालता है हमारी रियल लाइफ के ऊपर लिटरेचर। नेक्स्ट है इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया। अब जो डिजिटल क्या यूज है लिटरेचर में, यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑडियो बुक्स, विजुअल एडेप्टेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स टू कैटर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड इनहेंस कंप्रीहेंशन। तो भी ऑडियो बुक है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, विजुअल एडेप्टेशन है ऑफ लिटरेरी वर्क्स का, वो सब क्या करता है, वो हमारे स्टाइल को और हमारी समझ को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जैसे ऑडियो बुक है, यानी जिसके अंदर आपको कहानी सुनाई जाती है, बोल के सुनाई जाती है और आप उनको सुनते हैं। आपने कोई कहानी सुनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आपने कोई कहानी सुनी है, आपने कोई कुछ वीडियो देखी है या जो भी देखते हैं, उससे क्या होगा, उससे आपकी समझ बढ़ेगी। किसी जैसे कोरोना के ऊपर ही कोई वीडियो आई थी, जब कोरोना चल रहा था हमारा, तो उसके ऊपर आपने कोई वीडियो देखी उससे रिलेटेड, तो फिर आप सावधान हो जाएंगे कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इस बीमारी से ये बीमारी मुझे लग सकती है। तो इस तरह से ये जो मल्टीमीडिया है, टेक्नोलॉजी है, वो अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसके अंदर। इन है नेक्स्ट है इनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैसे बढ़ता है? इंस्पायर स्टूडेंट टू क्रिएट देयर ओन लिटरेरी वर्क सच एज पोएम, शॉर्ट स्टोरी, एसे, अलाउिंग देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एज क्रिएटिविटी। इंस्पायर करता है स्टूडेंट को कि वो अपना खुद का वर्क लिखें, जैसे पोएम लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अलाउिंग, उनको अलाउ करता है कि वो खुद की कुछ क्रिएटिविटी करें, यानी कि खुद कुछ लिखें। आप देखो, सपोज दैट आपकी स्कूल की मैगजीन निकलती है, ठीक है, स्कूल में आपकी मैगजीन निकलती, या आप जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो बीएड में, तो एक मैगजीन निकाली जाती है और उसके अंदर ये बोला जाता है कि सभी स्टूडेंट अपनी पोइम, शॉर्ट स्टोरी, जो भी कुछ कंटेंट देना चाहता है वो दे सकता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ने कंटेंट दे दिया और जब स्कूल की मैगजीन आती है, आप उस मैगजीन को पढ़ते हो। आप मैगजीन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि स्टूडेंट ने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं पोइम के थ्रू, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू, ऐसे के थ्रू। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अपने उन चीज़ों से इंस्पायर होंगे और आप भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें क्या क्रिएटिव, हमें क्रिएटिव बनाती है, हमारे क्रिएटिव जो अभिव्यक्ति है उसको बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग फैसिलिटी ग्रुप एक्टिविटी। कोलैबोरेटिव मतलब सामूहिक शिक्षा, यानी कि सामूहिक लर्निंग, सीखना, सामूहिक रूप से सीखना।
फैसिलिटेट ग्रुप एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, डिस्कशन टू प्रोमोट कोलैबोरेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेचर। जब ग्रुप डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, डिस्कशन होता है, वो किसको प्रोमोट करता है? वो सहयोग को और डीपर अंडरस्टैंडिंग, और इससे मेरी लिटरेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, गहरी समझ होती है। कंक्लूजन, यानी कि ये इफेक्ट पड़ता है लिटरेचर का हमारी लाइफ के ऊपर। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। लिटरेचर होल्ड इमेंस एजुकेशन वैल्यू, नर्चरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी। जो लिटरेचर है वो एजुकेशन वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लिटरेचर खुद पढ़ रहे हैं। नर्चरिंग क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ती है लिटरेचर पढ़ने से? क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे आपने किसी का कोई भी नॉवल पढ़ा है, ठीक है, नॉवल पढ़ा है, तो आप सोचेंगे कि ये राइटर ने इसके अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं लिखी, ये चीज़ इसके अंदर ऐसे लिखता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, ये लिखता ये, तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वो बढ़ती है लिटरेचर पढ़ने से। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश में कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ते टाइम कुछ वर्ड मीनिंग भी ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता है, लेकिन वो पढ़े बिना आप स्टोरी जो आपकी चल रही है उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे? आप जो वर्ड है उनका मीनिंग ढूंढेंगे और उसके बाद आप स्टोरी का मीनिंग निकाल के उसको पढ़ेंगे। तो लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर आपकी लैंग्वेज में क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, आपकी लैंग्वेज बढ़ रही है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, आपको जब कल्चर के बारे में लिखा हुआ होगा तो उससे आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यूटिलाइज लिटरेचर इफेक्टिवली, आप यूटिलाइज कर पाएंगे लिटरेचर को एजुकेशन में। कैन रिच स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और आप इससे स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ब्रोडन देयर प्रेस, उनका दृष्टि जो कोण उनका दृष्टिकोण है वो भी विशाल होगा। एंड वी इक्विप देम विद एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, और ये उनको सुसज्जित करेगा जो ज़रूरी स्किल है, जैसे पूरी लाइफ में सीखने की और पर्सनल ग्रोथ के लिए जो चीज़ें हैं उनसे ये क्या कर देगा? इक्विप्ड कर देगा, यानी सुसज्जित कर देगा। नेक्स्ट है वही ओढ़नी वीएस लिटरेरी लैंग्वेज। अब ओढ़नी और लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस ढूंढेंगे। ओढ़नी लैंग्वेज क्या होती है? ओढ़नी मतलब साधारण लैंग्वेज जो हम बातचीत करते हैं, जो हम बोलते हैं। और लिटरेरी लैंग्वेज जो हमारी साहित्य के अंदर लिखी जाती है, जैसे प्ले लिखे जाते हैं, नोवेल लिखी जाती है, पोइम स्टोरी लिखी जाती है, उसको लिटरेरी लैंग्वेज बोला जाता है। ओढ़नी लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंग्वेज रेफर टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूजेस, यानी कि दोनों में जो ओढ़नी लैंग्वेज है और लिटरेरी लैंग्वेज है उनके अंदर के उनके स्टाइल में, उनके जो यूज़ करने का, लैंग्वेज को यूज़ करने का जो स्टाइल है उसके अंदर भेद है। इट्स सर्विंग डिफरेंट पर्पज, हर किसी का अलग पर्पज है, अलग संदर्भ है। लेट्स डेल्व इनटू द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंसेस ऑफ दीज टू लैंग्वेज स्टाइल। आओ हम क्या करते हैं, समझते हैं जो डिफरेंसेस है दोनों लैंग्वेज के बीच में। ओर्डनरी लैंग्वेज क्या होती है? पहले ओर्डनरी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। एवरीडे कम्युनिकेशन, ओर्डनरी लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन। जो हमारी साधारण लैंग्वेज होती है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? बातचीत करने के लिए करते हैं। जैसे हम घर में अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं? एक दूसरे से बात करने के लिए, कुछ बताना होता, कुछ पूछना होता घर के सदस्यों को, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सोसाइटी में यूज़ करते हैं बात करने के लिए, टिपिकली इन इनफॉर्मल सेटिंग। अब भाई जो चीज़ें, जैसे आप कॉलेज में आके बात कर रहे हो और आप घर में बात कर रहे हो, तो वो खुद का वो डिफरेंस देखना। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक। औपचारिकता मतलब जब आप सर कह के बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, आप कुछ भी नहीं बोल देते हो, आप अपनी लैंग्वेज हिंदी यूज़ करके बात करते हो, तो वो क्या होती है? हमारी आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, और वो उसको आप बाहर यूज़ करते हो, अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ आप काम करते हो वहाँ यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? अनौपचारिक लैंग्वेज होती है, सॉरी, हाँ, अनौपचारिक लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर आपको कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपकी लैंग्वेज, आपकी डायलैक्ट है, आपकी बोली है, आप उसके अंदर बात करते जा रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। और ये सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी होती है, प्रैक्टिकल होती है, एंड एम टू कन्वे मैसेज एफिशिएंटली। और इसका मेन मकसद क्या होता है? मैसेज को कन्वे करना। यानी कि ऑर्डनरी लैंग्वेज का हम यूज़ घर में किस लिए करते हैं? एक दूसरे को कुछ बताने के लिए, अपना मैसेज किसी दूसरे को देने के लिए।
familiar vocabulary and phrases. Ordinary language employ common familiar words, phrases that are easily understood by a broad audience. यानी कि जो ordinary language है वो common होती है, उसके अंदर familiar word होते हैं। अब भाई हमें हर रोज़ पता है कि हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, हम जो वर्ड यूज़ घर में करते हैं हम वही वर्ड यूज़ करते हैं, वही हम फ्रेज यूज़ करते हैं। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का छोटा पार्ट जो कि इसका ऑफ पार्शियल मीनिंग लिखता है, कंप्लीट मीनिंग जो उसका नहीं होता है। दैट आर इजीली अंडरस्टूड बाय ब्रॉड ऑडियंस, और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होती है वो उसको समझ पाती है जब हम फ्रेज का और वर्ड का, फैमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं। ठीक है। इट रिलाइज ऑन स्टैंडर्ड ग्रामर, और इसके अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड ग्रामर होती है, सिंटैक्स होती है, विदाउट मच डेविएशन, बिना ज़्यादा उसके अंदर बिना ज़्यादा डेविएशन किए हुए, यानी कि उसके अंदर कोई काट छाट किए बिना सिंपल लैंग्वेज होती है, सिंपल ग्रामर होती है, सिंपल वोकैबुलरी के वर्ड होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। और कन्वर्सेशनल टोन, कन्वर्सेशन टोन क्या होता है? बातचीत की टोन होती है जब हम घर में होते हैं और जब बात कर रहे होते हैं। द टोन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज कन्वर्सेशनल, यानी कि बातचीत की टोन होती है रिजेबलिंग द वे पीपल नेचुरली स्पीक इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, और ये जो लोगों का तरीका होता है वो नेचुरली होता है, यानी कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अनौपचारिक बातचीत होती है। इट प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है? हमारी स्पष्टता और अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी दी जाती है इसके अंदर। यानी कि जो हम बोल रहे होते हैं घर में, हम जो बोल रहे होते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो बात क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर क्लियर होनी चाहिए, ताकि ये एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सके। ठीक है। डायरेक्ट एंड सिंपल, सेंटेंस एंड एक्सप्रेशन इन रोटरी लैंग्वेज आर डायरेक्ट, सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। ठीक है। सपोज दैट आपको आपको क्या करना है? आपको खाना खाना है। खाना खाने के लिए आप सिंपल बोलेंगे कि मम्मा मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दो। आप सिंपल टू द पॉइंट बात करेंगे और आपकी अपनी मम्मा आपको खाना दे देगी। ना कि आप पूरी पोइम लिखेंगे और तब आप खाना मांगेंगे, पूरा गाना गाएंगे तब आप पोइम आप खाना मांगोगे। ऐसा तो नहीं है ना। हम घर में जो बात करते हैं वो टू द पॉइंट करते हैं, और क्या करते हैं? सिंपल बात करते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपको आपको पानी पीने जाना है। ठीक है। जब आप स्कूल में होते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे। आप अपने टीचर से पूछोगे। ठीक है। आपकी टीचर आपको बताएंगी कि आपको जाना है नहीं जाना है, परमिशन देगी या नहीं देगी। लेकिन जब आप घर में आपको पानी पीना होता है तो क्या आपको किसी से पूछना पड़ता है? मे बी नहीं। और आप अपना जाके पानी पी लेते हैं। तो जो घर के अंदर लैंग्वेज होती है ये वो क्या होती है? डायरेक्ट होती है, स्टिक होती है, सिंपल होती है। ठीक है। और फोकस इज ऑन कन्वेइंग, क्या है? कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, और मेन जो क्या होता है? क्या करना? इंफॉर्मेशन देना। कन्वे में जो होता है देना। एंड आइडियाज इन क्लियर एंड एसेसिबल मैनर, और जो आइडिया होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, समझ यानी कि दूसरे को समझ आ जाए ऐसे होते हैं। अब लिटरेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लिटरेरी लैंग्वेज क्या होती है। हमने ऑर्डिनरी लैंग्वेज के बारे में समझ लिया। सिंपल लैंग्वेज होती है, सिंपल ग्रामर होती है, अनौपचारिक बातें होती हैं, कन्वर्सेशन टोन होती है, और हम हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो सेम होती है। ठीक है। और मेन मकसद क्या होता है? मैसेज कन्वे करना होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज का। अब लिटरेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, भाई कोई भी पोइम लिखते हैं तो उसको हम सजाते हैं, उसको बढ़ाते हैं कि वो जो हम पोइम लिख रहे हैं वो दूसरों को पसंद आए। हम उसके में अलंकार ऐड करेंगे, हम लैंग्वेज को अच्छे से लिखेंगे। तो ये सब क्या होती है? ये आर्टिस्टिक और एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी वाली लैंग्वेज हो जाती है। जैसे लिटरेरी लैंग्वेज इज मोर आर्टिस्टिक, एमिंग टू इवोक इमोशन, यानी कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो ज़्यादा कलात्मक होती है। उसका एम होता है इमोशन को जागृत करना, क्रिएट इमेजरी, इमेजिन को क्रिएट करना, इंगेज रीडर्स होने डीपर लेवल, और उसको इतना अच्छा बनाना कि जो रीडर है वो डीप इसके गहरे लेवल तक, यानी कि इसको
अच्छे से पढ़ें और इसके जो वर्थ है उसको अच्छे से समझें। इट ऑफन एम्प्लॉय मेटाफर सिम्बली सिम्बोलिज्म अदर लिटरेरी डिवाइसेस टू enhance the text aesthetic and emotional impact। अब जो टेक्स्ट का जो कलात्मकता है और जो इमोशनल प्रभाव है उसको दिखाने के लिए, तो उसको बढ़ाने के लिए कि जो पोइट है वो किसका यूज़ करता है, मेटाफर सिम्बली सिम्बोलिज्म एंड अदर लिटरेरी डिवाइस, और कुछ अलग लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करता है। ठीक है, यानी ये सब यूज़ करके वो एक पोइम अच्छी सी लिखता है। रिच vocabulary and varied syntax। लिटरेरी लैंग्वेज ऑफर यूटिलाइज ए ब्रॉडर vocabulary। अब इसके अंदर जैसे भी ब्रॉडर vocabulary कैसे होती है, जैसे आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, तो vocabulary इसके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ज़्यादा समझ नहीं आ पाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग वर्ड्स दैट माइट बी लेस कॉमन और स्पेशलाइज्ड। और ये इंक्लूडिंग वर्ड्स जो इसके अंदर शामिल होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो कम कॉमन होते हैं, और यानी कि कॉमन नहीं होते हैं वो वर्ड। ठीक है, कॉमन तो किस में होते हैं, हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होते हैं, और स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम, ऐसे नहीं कुछ भी वर्ड हमने यूज कर दिया। इट अलाउज फॉर मोर वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं विभिन्न तरह के और जटिल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर टू क्रिएट स्पेसिफिक रिदम और कैडेंस। और हम साथ में क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर, तो इसकी जो स्पेसिफिक रिदम और कैडेंस बनाने के लिए, यानी कि जो उतार चढ़ाव नहीं होता है शब्दों का, किसी वर्ड को हम तेज़ बोलते हैं किसी को कम बोलते हैं, उसको कैडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रिदम होता है, कैडेंस होता है जब भी हम सेंटेंस को बना रहे होते हैं। और वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं, आसान नहीं होते ऑर्डिनरी लैंग्वेज की तरह। जो हमारी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो वोकैबलरी भी रिच होती है और उसके अंदर वर्ड्स भी डिफ़िकल्ट होते हैं। पर्पजफुल एम्बिगिटी एंड नॉस। अब जो पर्पजफुल जो मतलब अस्पष्टता है, एंड नोसिस, वो क्या है, नोसिस में जो होती है बारीकियाँ। ठीक है, लिटरेरी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट एम्बिगिटी, यानी कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो हमारे क्या बढ़ाती है, वो मतलब वो उसमें जो वर्ड होता है वो मीनिंग होता है वो कंफ्यूजिंग होता है, स्पष्ट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज शामिल करती है एम्बिगिटी को, सिम्बोलिज्म को, मल्टीपल मीनिंग्स, यानी कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, encouraging readers to interpret and analyze the text in different ways। और encouraging reader, ये रीडर को क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, समझाती है, एनालाइज करती है टेक्स्ट इन डिफरेंट वे, टेक्स्ट को अलग तरीके से। द यूज ऑफ लेयर्स एंड सब्टल इज कॉमन इन लिटरेरी वर्क्स। और जो लेयर्स हैं और जो सब्टल है इसका जो कॉमन यूज होता है लिटरेरी वर्क्स में। फॉर्मल एंड एलिवेटेड टोन। फॉर्मल यानी कि औपचारिक होती है, हम अनौपचारिक रूप से कुछ नहीं लिख सकते हैं, हमें औपचारिक होना ही पड़ेगा। हमें सब हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में वाली अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा हमें लिटरेरी लिखने के लिए। और एलिवेटेड टोन होती है इसके अंदर। एलिवेटेड मतलब जो ऊंचा उठने वाली टोन होती है, यानी कि ऊंची टोन होती है इसके अंदर। द टोन इन लिटरेरी लैंग्वेज इज ऑफन मोर फॉर्मल और एलिवेटेड कंपेयर टू एवरी डे स्पीच इट। और जो टोन होती है वो लैंग्वेज की वह ज़्यादा फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है और ऊंची होती है कंपेयर टू एवरीडे स्पीच। और जो हर दिन जो स्पीच लगाया जाता है उससे क्या होती है, वो उसे कंपेयर करें तो वो क्या होती है, एलिवेटेड होती है स्पीच। इट कैन हैव यूनिक स्टाइल, इसका स्टाइल यूनिक होता है। वॉइस एसोसिएटेड विद द ऑथर और द स्पेसिफिक वर्क। और क्या है, जो वॉइस है जो वो एसोसिएटेड वो संबंधित होती है ऑथर से और उसके स्पेसिफिक वर्क से। कंपैरिजन करेंगे अब, जो हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ये प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्ड एट क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि सीधी होती है, उसका एम होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। वाइल लिटरेरी लैंग्वेज इज आर्टिस्टिक इवोकेटिव, बातचीत वाली, यानी विचारों को प्रदर्शित करने वाली।
फोकस ऑन एस्थेटिक कला, और फोकस करती है वो कलात्मकता के ऊपर और इमोशनल इम्पैक्ट और इमोशनल प्रभाव के ऊपर। ऑडियो लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन डेली इंटरेक्शन, यानी जो डेली इंटरेक्शन हम करते हैं जो उसके अंदर भी हम ऑडियो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। रिटन इंस्ट्रक्शन के अंदर किया जाता है, न्यूज़ आर्टिकल के अंदर किया जाता है, कैजुअल जो कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर किया जाता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज़, यानी कि जो आम तौर पर बातचीत करते हैं उसके लिए हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जो लिटरेरी लैंग्वेज है उसको कहाँ देखा जाता है, नोवेल में, पोइट्री में, ऐसे में और अदर क्रिएटिव वर्क और दूसरे क्रिएटिव वर्क्स में इसका यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज इज़ असेसिबल टू वाइड ऑडियंस, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है, वाइल लिटरेरी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ लिटरेरी एनालिसिस होपफुली अप्रिसिएट इट्स डेप्थ एंड प्रोसेस। और जबकि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो क्या रिक्वायर करती है, वो इट्स डेप्थ और जो इसकी यानी गहराई है, जो इसकी बारीकी है उनका एनालिसिस, उनको एनालाइज करती है। ठीक है। In summary, OD language is the language of utility, clarity, while literary language is the language of the artist। देखो भाई, जो आर्टरी लैंग्वेज होती है वो हमारे उपयोग की होती है और उसके अंदर स्पष्टता होती है। और जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो क्या होती है, कलात्मक होती है, आर्टिस्ट्री मतलब कलात्मक होती है, क्रिएटिविटी क्रियात्मक होती है, डिजाइन टू इंगेज रीडर ऑन ए डीपर एंड मोर इमोशनल लेवल। और इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि रीडर इससे कैसे जुड़े, गहरे रूप से और ज़्यादा इमोशनल भावात्मक रूप से इसे जुड़े। लिटरेचर एंड फिगरेटिव। अब हम पढ़ेंगे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है लिटरेचर के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया वो पढ़ेंगे। लैंग्वेज लिटरेचर ओपन एम्प्लॉय जो फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड इमेजरी, कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड इवोक इमोशन इन द रीडर। भाई जो लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर के अंदर जो मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज है वो क्या क्रिएट करती है, वो स्पष्ट इमेजरी को, कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडिया यानी कि वो जो डिफ़िकल्ट विचार होते हैं उनको बताती है, एंड इवोक इमोशनल और इमोशन को जागृत करती है इन द रीडर के अंदर। फिगरेटिव लैंग्वेज डेविएट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो मूव हो जाती है फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, लिटरल जो उसका लिटरेरी मीनिंग है, ऑफ वर्ड्स टू प्रोड्यूस मोर इमेजिनेटिव, और ये इसको क्या बना देती है और ज़्यादा मतलब इमेजिन करने वाला बना देती है, एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ में क्या करती है, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स टू प्रोड्यूस मोर इमेजिनेट एंड एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेसिव यानी कि जो अभिव्यक्ति होती है उसको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव फॉर्म में बनाती है। लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं और हम उसका कैसे यूज़ करते हैं लिटरेचर के अंदर वो पढ़ेंगे। पहले हम ये करते हैं सिमली। सिमली कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, यानी कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ, लाइक और एज के साथ। ए ड्रॉ एज रिजेम्बलेंस हाईलाइटिंग ए पर्टिकुलर क्वालिटी। ठीक है। और ये जो हमारा तुलना होती है वो क्या हाईलाइट करती है, एक विशेष क्वालिटी को हाईलाइट करती है। ठीक है। जैसे कि ब्रेव एज ए लाइन, एज आ गया इसका मतलब सिमली है। और सिमली मतलब उपमा यानी कि तुलना, उसको ब्रेव बताया गया है जी लाइन किसकी तरह, लोइन की तरह, यानी कि लाइन की तरह वो क्या है, बहादुर है। तो तुलना की गई है ब्रेव यानी मैन की किसके साथ, लोइन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक। मेटाफर डायरेक्टली असर्ट दैट वन थिंग इज अनदर, सजेस्टिंग ए कंपेरिजन बिटवीन देम। एग्जाम्पल टाइम इज थीप। अब इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल होता है अभी। ठीक है। कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी मतलब है वो चीज़। अब देखो इसके अंदर तो ये बताया गया था कि वह लाइन की तरह बहादुर है, लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया है, टाइम इज थीप। टाइम चोर है। ठीक है। अब जैसे एक तो हम बोलते हैं अगर सॉरी, एक तो ये बोलते हैं कि वह चांद के जैसी है। ठीक है।
अगर हम ये बोलते हैं कि वह चांद की जैसी है, सेज लाइक है मून, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमली हो गया। लेकिन हम ये बोलते हैं कि वह चांद है, हम सीधा क्या बोल देते हैं, सीज मून, वो चांद है। तो इसका मतलब जब हम कंपैरिजन बिना किसी एज लाइक के करते हैं, उस चीज़ को वही बता देते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो मेटाफर होता है। ठीक है। पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार भाई। पर्सनिफिकेशन एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ और अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यानी कि पर्सनिफिकेशन ह्यूमन की जो क्वालिटी होती हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं, उनको जो ह्यूमन नहीं होते उनके अंदर बताते हैं, और जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं जो उनके अंदर मानव, उन संस्थाओं के अंदर, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके अंदर मानव की मानव को के जैसा उनको दिखाना, उनको जीवित मनुष्य की तरह दिखाना, वही मानवीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यानी कि हवा फुसफुसा रही थी किसके बीच से, पेड़ों के बीच से। अब क्या हवा फुसफुसाती है, ये तो मैन फुसफुसाता है। तो हवा तो क्या करती है, आवाज़ करती है। तो ऐसे बोला गया है, हवा को का मानवीकरण करके उसको मैन की तरह से दिखाया गया है, यानी सजीव की तरह दिखाया गया है। हाइपरबोल क्या होता है, अभी बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में बोलना। हाइपरबोल इन्वॉल्व एन एक्सट्रीम एग्जरेशन और इम्पेजेज ऑफ और इफेक्ट नॉट मींट टू बी टेकन लिटरेरी। हाइपरबोल जो इन्वॉल्व करता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, फॉर इम्पेजेज और इफेक्ट यानी कि जोर डालना, प्रभाव डालना, नॉट मीन टू बी टेकन लिटरेरी। और उसका जो लिटरली मतलब होता है सचमुच, और उसका जो सचमुच वही मीनिंग नहीं होता है जितना उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होता है। एग्जाम्पल जैसे आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें मिलियन टाइम बताया। क्या आप किसी को मिलियन टाइम बता सकते हैं? आप किसी को कोई चीज़ एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 बार भी बता देंगे, लेकिन क्या आप मिलियन टाइम्स बता सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, यही हाइपरबोल है। आयरनी क्या होता है, आयरनी इज वैन इंटेंटेड मीनिंग ऑफ वर्ड्स और इवेंट्स इज अपोजिट टू देयर लिटरल और एक्सपेक्टेड मीनिंग। आयरनी क्या है, विडम्बना। वैन इंटेंटेड मीनिंग और वर्ड्स इवेंट इज अपोजिट टू देयर लिटरल और एक्सपेक्टेड मीनिंग, यानी कि जो मीनिंग होता है, इंटेंटेड मीनिंग है वो, या वर्ड्स और इवेंट्स हैं वो अपोजिट होते हैं, जो उनके सच्चाई में जो उनका मीनिंग होता है उससे अपोजिट होते हैं, और जो हमने एक्सपेक्ट कर रखी होती है उस मीनिंग से, वो उससे भी अपोजिट होता है। जैसे एग्जांपल है फायर स्टेशन बर्निंग डाउन इज एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। अब फायर स्टेशन के अंदर का जल जाना किसका एग्जांपल है, सिचुएशन आयरनी का एग्जांपल है। अब आप सोच के देखो, जो फायर स्टेशन होता है भाई, वो आग बुझाने के लिए होता है, उसके अंदर कैसे आग लग सकती है? ये बात अनएक्सपेक्टेड सी दिखाई देती है आपको। फायर स्टेशन के अंदर ये आग लगी तो वो दूसरों की आग क्या बुझाएगा? ठीक है। तो आप कभी सोच सकते हैं कि फायर स्टेशन में आग लग सकती है, लेकिन ऐसा ये किसको दिखा रहा है, ये सिचुएशनल आयरनी को दिखा रहा है। एलिट्रेशन क्या होता है भाई? एलिट्रेशन इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो पहले वाले वर्ड होते हैं, जो पहले वाली कंसोनेंट साउंड होती है, उन साउंड का रिपीटिशन होना, उनका बार बार आना। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल जैसे पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिक्ड पेपर, इसके अंदर आगे पी 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 सभी जगह पी पी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये पी क्या है, पी की बार बार आवर्ती, ये बार बार आ रहा है पिक पी, तो रिपीट हो रहा है बार बार पी, तो ये पी क्या है, हमारा एलिट्रेशन है। ठीक है। ओनोमेटोप ओनोमेटोपिया क्या होता है, रेफर टू ओनोमेटोपोया किस सॉरी ओनोमेटोपिया किस रेफर टू वर्ड्स दैट imitate the natural sounds associated with the objects or action they refer to, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, ये वर्ड्स को और इमिटेटिव जो मतलब न वो जो नेचुरल साउंड होती है उससे एसोसिएटेड है, उससे संबंधित है, विद द ऑब्जेक्ट्स के साथ और एक्शन के साथ जो उसके अंदर होते हैं। ठीक है।
जैसे बज, हिस, क्लैंग। इससे क्या, जहाँ पर भी आपको साउंड दिखाई दे, साउंड जैसे वर्ड दिखाई दे, वो वहाँ पे ओनोमेटोपिया होता है। ठीक है, यानी कि साउंड से रिलेटेड जो होता है वो ओनोमेटोपिया होता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है भाई, देखते हैं। ऑक्सीमोरन कंबाइन कंट्राडिक्टरी और अपोजिंग आइडियाज और टर्म विद इन ए सिंगल एक्सप्रेशन। जब सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर दिया हुआ होता है ना, और वो अपोजिट वर्ड एक साथ लिखे हुए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन बोला जाता है। ठीक है, जैसे डिफेंडिंग साइलेंस, सॉरी डिफनिंग साइलेंस। अब साइलेंस से क्या कोई डिफ होता है, जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है तब हम कहते हैं कि हमारे कान बहरे हो गए हैं इतना ज़्यादा शोर सुन के। लेकिन क्या जब कोई डीफ मतलब कोई बहरा है, यानी कि शांत कर, बहरा करने वाली चुप्पी, क्या मीनिंग हुआ इसका, बहरा करने वाली चुप्पी। क्या चुप्पी से कोई बहरा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें अपोजिट दी हुई है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। अब है भाई पन। पन का मीनिंग क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, कोई चीज़ किसी से चिपकना, यानी कि एक ही मीनिंग के साथ जब बहुत सारे दूसरे, एक वर्ड के साथ जब बहुत सारे मीनिंग चिपके रहते हैं, उसको श्लेष अलंकार बोला जाता है, उसको पन बोला जाता है। ए पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि ये किसके ऊपर खेलना है, वर्ड्स के ऊपर खेलना ही श्लेष है। हैव मल्टीपल मीनिंग्स और सिमिलर साउंड, मल्टीपल मीनिंग होंगे और साउंड भी सिमिलर होगी। यानी कि एक वर्ड, किसी एक वर्ड होगा, उसके मल्टीपल मीनिंग होंगे, उसकी साउंड भी सेम होंगे और वर्ड भी सेम ही होगा, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे व्हाट इज लाइफ, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। ठीक है, लाइफ क्या है, ये किसके ऊपर है, ये लीवर के ऊपर डिपेंड है। देखो लीवर का यहाँ पर डबल मीनिंग लिया गया है। लीवर मीन्स जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है, और लीवर मीन्स जीना, जिंदगी को जीना भी लीवर क्या होता है, लीवर होता है। तो एक तो लीवर, एक तो हम ये कहें कि लाइफ क्या है, डिपेंड ऑन लीवर, यानी कि ये तो हमारे लीवर के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक हमारा लीवर काम करेगा तब तक हमारी लाइफ है, लीवर काम नहीं करेगा तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे, या ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो ये एक तो ये कहा इसने। सेकंड, इसने लीवर को लाइफ माना है, लाइफ लाइफ कहा है लीवर को, यानी लाइफ क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, यानी ये जो जीने वाला है, जीवन, सॉरी लाइफ नहीं, इसको जीवन कहा है लीवर को। दूसरा मीनिंग इसका क्या है, जीवन। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जीवन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया सिंबोलिज्म। ये लास्ट है हमारा भाई, इसके बाद हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सिंबोलिज्म यूजेस स्पेसिफिक सिंबल टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग और कंसेप्ट। सिंबोलिज्म के अंदर हम यूज करते हैं सिंबल को रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग, हम डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बियॉन्ड देयर लिटरल डेफिनेशन, यानी कि जो उसकी सचमुच में डेफिनेशन होती है उससे कहीं ज़्यादा अलग हम जाके, उससे कहीं ज़्यादा डीप में जाके उसका मीनिंग निकालते हैं, उसको सिंबोलिज्म बोला जाता है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जैसे ये एप्पल है, ठीक है, ठीक है, ये एप्पल है, पिक्चर सही नहीं बनी है, उसको ध्यान मत देना। तो ये एप्पल है, ठीक है। तो एक तो हम इसका सिंपल मीनिंग लेंगे और एक इसका हम सिंबोलिज्म मीनिंग लेंगे, दो मीनिंग लेंगे। तो सिंपल और सिंपल में तो भाई देखो क्या है, सिंपल में ये एप्पल है और इसका टेस्ट मीठा होता है और इसका कलर रेड होता है, कहीं से इसका थोड़ा वाइट सा कलर भी होता है। तो ये हमने पता कर लिया, ये हमारा सिंपल इसका मीनिंग हो गया। लेकिन जब हम इसको किसके हिसाब से देखेंगे, सिंबोलिज्म मीनिंग किसके साथ देखेंगे, सिंबोलिज्म का मीनिंग ही क्या होता है, उसके डीप में जाके मीनिंग निकालना। अब हम ये बोलेंगे सेब है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, एक सेब हमें हर रोज़ खानी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य को क्या रखेगी, हेल्दी रखेगी। तो ये जाके उसका क्या हो गया, डीप मीनिंग हो गया, कि हम जब इसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सिंबोलिज्म ही है। सिंबोलिज्म क्या है, ये स्पेसिफिक सिंबल है और किसी भी कंसेप्ट का डीपर मीनिंग निकालती है बियॉन्ड देयर लिटरेरी डेफिनेशन, जो उसका सचमुच में उसकी डेफिनेशन होती है उससे कहीं ज़्यादा गहरा मीनिंग निकालती है। द कलर रेड सिम्बोलाइज लव और पैशन, जैसे रेड कलर किसका कलर सिम्बोलाइज माना जाता है, लव और पैशन का। ये हम फिगरेटिव लैंग्वेज में पढ़ते हैं।
फिगरेटिव लैंग्वेज इनरिच लिटरेरी वर्क्स बाय एडिंग लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी कि इसके अंदर लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं, कई कई मीनिंग होते हैं। एक तो सिंपल मीनिंग होता है, एक सिम्बॉलिक मीनिंग होता है। इनहेसिंग इमेजरी, इससे हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है। इन इंगेजिंग द रीडर इमेजिनेशन, इससे रीडर की इमेजिनेशन बढ़ती है। राइटर्स यूज दिस डिवाइस टू क्रिएट पावरफुल एंड इवोकेटिव प्रोज एंड पोइट्री, यानी कि वो पावरफुल बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए प्रोज और पोइट्री के अंदर किसका यूज़ करता है, इमेजिनेशन का यूज़ करता है। अलाउिंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस द टेक्स्ट ऑन बोथ लिटरेरी एंड क्या था, अलाउिंग रीडर, ये अलाउ करता है रीडर को टू एक्सपीरियंस द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट का अनुभव करें, ऑन बोथ लिटरर, यानी कि जो उनका सचमुच मीनिंग होता है उसको भी देखें और उसका सिंबॉलिक लेवल है उसको भी देखें, यानी कि जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसको भी वो दिखें। ये दोनों ही चीज़ें, सिंपल मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग दोनों ही प्रदान करता है सिंबोलिज्म। ठीक है, तो भाई ये था हमारा पेपर 101 जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपके सुझाव एक्सेप्टेड होंगे। अगर मानने वाले होंगे तो मैं उनको ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, अपने नेक्स्ट पीरियड में उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।